प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं साइटोलॉजी से महत्वपूर्ण प्रश्नों पे, जहां पे आपको प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा हुआ मिलेगा। इसकी व्याख्या भी आपको साथ साथ मिलेगी और टोटल प्रश्नों की संख्या 250 से ज़्यादा है। अर्थात आप ये मान चलें कि साइटोलॉजी से आने वाला एक भी प्रश्न जिसमें आपका सेल विज्ञान है यानी कोशिका विज्ञान और कोशिका विभाजन दोनों से संबंधित सभी प्रश्न इस पीडीएफ में शामिल हैं। और यह पीडीएफ अगर आपने सही से पढ़ लिया तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, चाहे आप बीपीएससी की परीक्षा देने जा रहे हों, चाहे आप जेएसएससी का पेपर देने जा रहे हो, चाहे यूपी की टीजीटी पीजीटी देंगे, चाहे आप यस्टेट जो आपका बिहार का यस्टेट है, इसकी क्लासेस आपकी जो हैं 27 तारीख से स्टार्ट कर दी जाएंगी। हालांकि 26 से आपकी वीडियो मिलने लगे, लेकिन 27 से प्रॉपर क्लास आपको मिलने लगेगी। यह आपको बीपीएससी के लिए यह स्टेट पूरी तरह से निःशुल्क है। बायोलॉजी विषय के साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, चाहे माध्यमिक का चाहे उच्च माध्यमिक का, दोनों के लिए आपको क्लासेस यहाँ पे फ्री में मिलेंगे। तो इन सभी में यह काम करेगा। तो एक एक प्रश्नों को स्टार्ट करें श्रृंखला को, उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को शेयर कर दें। बीच में बातें नहीं करेंगे। इस श्रृंखला का नाम ही है आर स्क्वायर फार्मूला, अर्थात इसमें हम रिपीटेड और रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे, जिसकी व्याख्या आपको साथ साथ उसका उत्तर भी दिया है और इसका पीडीएफ भी आपको जो लोग हमारे साथ पेड बैच में जुड़े हैं उन्हें भेज दिया जाएगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं अगर वो भी लेना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 99 रुपीज़ में आपको मैटर के साथ साथ ये भी पीडीएफ टोटल एक एक टॉपिक का भेज दिया जाएगा आपको। चलिए, तो अब हम इसको जूम करते हैं और पहले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है और इसका आंसर हम उम्मीद करते हैं कि आप सब दे पाएंगे। बड़ा आसान सा प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न है जिसका आंसर आपको देना है कि रॉबर्ट हुक ने खोज की थी। आप सब जानते हैं रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने जो है कार्क में एक खोज की थी, जिसका नाम उन्होंने सेलुला रखा था। बाद में उसी को सेल कहा गया और उसी सेल का नाम क्या हो गया, कोशिका कहते हैं। तो हिंदी में कोशिका कहा जाता है, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और आप सबको पता कि इन्होंने इस डिस्कवरी के बारे में किसमें बताया था, माइक्रोग्राफिया में बताया था। जब हम क्लास करा रहे थे तो आपको हाईलाइट करके हमने इस बात को बताया था कि माइक्रोग्राफिया में इन्होंने अपनी स्टडी के बारे में बताया था, जिसे बाद में पढ़ करके 1674 में एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने, जिन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने किसकी खोज की थी, लिविंग सेल की खोज की थी। स्पर्म में दांत में बैक्टीरिया की खोज की थी और इस दांत के जो स्क्रैच किए हुए यानी खुरचे हुए मल थे उसमें उन्होंने किसका खोज किए थे, बैक्टीरिया की, स्पर्म सेल की खोज किए थे। और पानी में कुछ एनिमलक्यूल को देखा था। कौन, एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में उन्होंने ये बात ढूंढी थी, लिविंग सेल। अगर आपसे पूछा जाए जीवित कोशिका की खोज किसने किया है तो आप कहेंगे एंटोन वान ल्यूवेनहॉक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कोशिका की खोज किसने किया तो आप कहेंगे रॉबर्ट हुक। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यही चीजें यहाँ व्याख्या में लिखी गई। देखिए, कह रहा है कि रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने 1665 ईस्वी में कार्क में परत पर अध्ययन के दौरान मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना को देखा था। क्लास 9th की बुक में दिया गया एनसीईआरटी में, और इन्हें अब कहाँ पब्लिश किए थे, माइक्रोग्राफिया नामक अपनी पुस्तक में इन्होंने इसको पब्लिश किया था। अगला प्रश्न पूछा गया है, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी। तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। बाद में एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने किसको खोजा था, लिविंग सेल को खोजा था। तो अगर आपसे पूछा जाए जीवित कोशिका की खोज किसने किया था तो आपका आंसर हो जाएगा एंटोन वान ल्यूवेनहॉक। लेकिन चूंकि हमसे पूछा गया कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किसकी खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी। और थियोडोर स्वान और स्लाइडेन, थियोडोर स्वान जो है ये एनिमल के बारे में बताए थे कि सभी एनिमल कोशिका के बने होते हैं, कोशिका सिद्धांत दिए थे। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही हो गया। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। पूछा जा रहा प्रोकैरियोट में निम्नलिखित में से कौन सा अनुपस्थित होता है, यानी विच ऑफ द प्रोकैरियोट फॉलोइंग ऑफ द एब्सेंट, कौन इसमें एब्सेंट होता है ये बताना है, यानी अनुपस्थित कौन है इसके बारे में आपको बताना है। किस में अनुपस्थित होना चाहिए, प्रोकैरियोट में। तो यहाँ पर दिया गया है नाभ की भित्ति यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट,
ये तीनों चीजें जो हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन वह भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होता है और वह भी 70S टाइप का पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, 70S टाइप का पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, कहाँ चला गया आपका, हाँ, तो कैसा पाया जाता है, 70S टाइप का पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए इसकी व्याख्या है और इस व्याख्या को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि यहाँ पे प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती हैं के अंतर्गत नीली हरी शैवाल जीवाणु सम्मिलित होते हैं। ये कोशिका जीव होते हैं। इसमें कोशिका आदि यानी प्रिमिटिव प्रकार की होती है। कोशिका सुसंगठित केंद्रक का अभाव पाया जाता है। कह रहा कोशिका में केंद्रक का अभाव पाया जाता है, अच्छे केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। इनका केंद्रकीय पदार्थ कोशिका द्रव्य संपर्क में रहता है। केंद्रक कला का अभाव होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, अंतःप्रद्रव्य जालिका, लवक आदि उपांग नहीं पाए जाते, कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं पाया जाता। गुणसूत्र में यानी जो इसका क्रोमोसोम है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलता, यानी इसका डीएनए बिना हिस्टोन प्रोटीन के पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से। अगले प्रश्न का आंसर दीजिए आप। यहाँ पे दिया गया है कि कोशिका भित्ति रहित यानी कोशिका भित्त रहित मान सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज, कह रहा कौन सा ऐसा है जिसमें सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। कह रहा कोशिका भित्त रहित कोशिका कहलाती है। कोशिका भित्त रहित कोशिका क्या कहलाती है, तो उसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। कोशिका भित्त रहित कोशिका को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। और राजस्थान में पूछा गया प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है लेकिन इसमें आपको फंसाने का कोशिश की गई है। कोशिका भित्त रहित यानी सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज द प्रोटोप्लास्ट। क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लास्ट। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपको फंसा सकते हैं। कह रहा है कि विकल्पों में प्रोटोप्लास्ट शब्द का प्रयोग कोशिका भित्त रहित कोशिका हेतु किया गया है। प्रोटोप्लास्ट शब्द की खोज हैंस्टिन नामक साइंटिस्ट द्वारा किया गया था। हैंस्टिन, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2015 में लेक्चरर की ही परीक्षा में राजस्थान में यह प्रश्न पूछा गया है। पूरे भारत में प्रश्नों का रिपीटेशन होता है और यहाँ पे भी यह प्रश्न रिपीट होकर के आपके सामने आए तो आप इसे गलत ना करें। सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट, यह प्रश्न आपके जेहन में रहना चाहिए जिससे इसकी गलती की संभावना एकदम खत्म हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं, मैं दोबारा से आपको बता दूं कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल आपके लिए कई ऐसी कक्षाएं कंडक्ट करने हम चल रहे हैं। पहली कक्षा तो यूपी टीईटी की आपकी कंडक्ट होने चल रही है, जो कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सितंबर महीने, मतलब सितंबर महीने के लास्ट में। हम आपके लिए यूपी टीईटी के बाद ये स्टेट भी लॉन्च करेंगे। बिहार का ये स्टेट हम लॉन्च कर रहे हैं और बिहार का ये स्टेट आपको कंप्लीट अध्ययन कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है, जो 100 नंबर का पेपर होगा वह सिर्फ बायोलॉजी विषय वालों के लिए है और साइंस विषय वालों के लिए है। तो अर्थात आप यहाँ पे साइंस विषय वाले ही जुड़ सकते हैं और लोग इस विषय में हमारे साथ, हमारे पास टीचर की कमी है, अर्थात जो बैच चलेगा मैं उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। यूपीटीटी का कंप्लीट बैच आपको प्राइमरी लेवल का भी, जूनियर लेवल का, जूनियर लेवल में साइंस लेवल के लिए कंप्लीट बैच आपको मिलने वाला है। और वही स्थिति यहाँ पे आपको इसमें भी मिलेगी बी टेट में, और साथ में टीचटी पीएचडी की कक्षाएं और आपके एकेडमिक की कक्षाएं भी शुरू होने वाली हैं, लेकिन उसे हम दूसरे चैनल पे लेके आने वाले हैं, बताएंगे आपको एकेडमिक के बारे में कभी बाद में। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसका लाभ आपको मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है हरित लवक की झिल्ली होती है। हरित लवक में जो मेम्ब्रेन पाया जाता है प्लास्टिड में, क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज कैसी होती है, तो आप कहेंगे डबल लेयर्ड होती। कैसी होती है, डबल लेयर्ड होती, 2 लेयर से मिलकर के बनी होती। टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, उत्तर प्रदेश टीजीटी में इंपॉर्टेंट प्रश्न। द्विपत्तीय कोशिकांग यानी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है प्लास्टिड। प्लास्टिड में 3 प्रकार के प्लास्टिड पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक इत्यादि। एक परतीय झिल्ली कोशिकांग है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी का और लाइसोसोम। ठीक है, एक परतीय झिल्ली होते हैं। हरित लवक में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती? हरित लवक में
किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, आपको ये बताना है किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है हरित लवक में। आपके सामने प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। और आप जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे बार बार आएगा, जब आप प्लांट श्वसन पढ़ेंगे, पादप में श्वसन, तो वहां बार बार यह प्रश्न आपके सामने रिपीट होता नजर आएगा। हरित लवक में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, तो आप कहेंगे हरित लवक में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है आपका कौन सा, तो RUDP। कौन पाया जाता है, RUDP, कार्बोक्सिलेज। यानी इसका नाम होता है, अभी आपको मैं बता रहा हूं, इसका नाम आपको याद रखना होगा RUDP, जिसका फुल फॉर्म होता है आपका, यहाँ पे देखिए दिया गया है रुबुस्को। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रुबुस्को कहते हैं, या RUDP यानी कार्बोक्सिलेज एंजाइम पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। रुबुस्को एंजाइम पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम है, या ठीक है, या तो एंजाइम है या तो प्रोटीन। यह संपूर्ण हरित लवक का लगभग 16% भाग है। रुबुस्को के सहायक में जो सहायक होता है कौन होता है, मैग्नीशियम आयन होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा कोशिकांग कोशिका का बिजली घर कहलाता है, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। आसान सा प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग ऐसा है जो कोशिका का विद्युत गृह है, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। अब माइटोकॉन्ड्रिया से आपके कई प्रश्न पूछे जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें देखा गया था, और जो है माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम पाए जाते हैं नहीं, ऐसे बहुत से प्रश्न माइटोकॉन्ड्रिया से पूछे गए हैं, जो कि नीचे दिया गया है। देखिए पीजीटी बॉटनी में 2013 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। यह ऑक्सीशोषण यानी एरोबिक रिस्पायरेशन की क्रिया में मुख्य घटक का भाग निभाता है। इसमें एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक उच्च ऊर्जा यौगिक का निर्माण होता है। 1880 में कोलिकर ने सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1880 में सर्वप्रथम कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कीटों की रेखित पेशियों में की थी। 1890 में अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया का उल्लेख एक कोशिका अंग के रूप में किया था। 1898 ईस्वी में सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा था। 3 वैज्ञानिक का नाम इससे जुड़ा हुआ है। कोलिकर जिन्होंने इसे कीटों में खोजा था, कीटों की किसमें खोजा था, रेखित पेशियों में। दूसरे वैज्ञानिक का नाम है अल्टमान, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को एक कोशिकांग के रूप में व्याख्या किया था। और तीसरे वैज्ञानिक हैं जिनका नाम क्या है, सी बेंडा, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा था। जैसे आपका नाम मान लीजिए रमेश, दिलीप, सुरेश कुछ भी है, तो सुरेश पहली बार आपका नाम किसने रखा, रमेश किसने रखा, तो ये आपको बताना होगा। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर देना है कि जब सेंट्रोमियर गुणसूत्र के शीर्ष पर उपस्थित हो तो ऐसे गुणसूत्र को का प्रकार होगा। जब सेंट्रोमियर गुणसूत्र के शीर्ष पर, यानी यहाँ पे सेंट्रोमियर है और गुणसूत्र ऐसे है, तो ऐसे गुणसूत्र को क्या कहते हैं, तो ऐसे गुणसूत्र को कहा जाता है, क्या कहते हैं, कहा जाता है टीलोसेंट्रिक। क्या कहते हैं, टीलोसेंट्रिक कहा जाता है, जिसमें गुणसूत्र एकदम किनारे पर हो। कह रहा है सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं। पहला मेटासेंट्रिक, मध्य में सेंट्रोसोम, सब मेटासेंट्रिक, मध्य से थोड़ा ऊपर सेंट्रोसोम। कह रहा एक्रोसेंट्रिक सेंट्रोसोम टीलोमियर के अंदर किनारे पर स्थित होता है, और टीलोसेंट्रिक सेंट्रोमियर टीलोमियर के शीर्ष पर पाया जाता है। तो कह रहा है कि मेटासेंट्रिक मध्य में सेंट्रोसोम का पाया जाना, सब मेटासेंट्रिक मध्य से थोड़ा ऊपर, एक्रोसेंट्रिक टीलोमियर अंदर किनारे पर, और यहाँ पे दिया गया शीर्ष पर पाया जाता है। तो टीलोसेंट्रिक आपका सही आंसर हो जाता है। कह रहा है वी आकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। वी आकार के गुणसूत्र पाए जाएंगे मेटासेंट्रिक में, सब मेटासेंट्रिक में, एक्रोसेंट्रिक में, या इनमें से किसी में नहीं। तो चलिए आंसर देखते हैं। कह रहा है कि किस प्रकार के कहाँ पाए जाएंगे, तो आप कहेंगे बी शेप्ड क्रोमोसोम, आर बी शेप्ड क्रोमोसोम पाया जाता है। किस पे पाया जाता है बी शेप्ड क्रोमोसोम,
बी शेप्ड क्रोमोसोम पाया जाता है मेटासेंट्रिक कंडीशन पे, तो सही आंसर हो जाएगा मेटासेंट्रिक। यहाँ आप देखिए कह रहा आई शेप्ड क्रोमोसोम पाया जाता है टीलोसेंट्रिक में, जे शेप्ड पाया जाता है एक्रोसेंट्रिक में, यल शेप्ड पाया जाता है सब मेटासेंट्रिक में, और वी शेप्ड पाया जाता है किसमें, तो बी शेप्ड पाया जाता है मेटासेंट्रिक में। अब आपका काम है कि इन चारों का नाम और इसके शेप को याद करें, जिससे क्या होगा कि आपके प्रश्न में अगर पूछ ले कि जे शेप का कहाँ पाया जाता है तो आप कहेंगे एक्रोसेंट्रिक में। अगर आपसे पूछ ले सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का आकार कैसा होता है तो आप कहेंगे यल टाइप का होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए टीलोसेंट्रिक का आकार कैसा होता है तो आप कहेंगे आई आकार का होता है। या अर्थात कहने का अर्थ है कि चारों प्रकार के गुणसूत्रों का आकार कैसा होगा, ऐसा आपको इस प्रश्न में बता दिया गया है। अब आपके एग्जाम में कौन सा पूछा जाएगा उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होने की आवश्यकता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 और टोटल क्वेश्चन की संख्या है 250 प्लस, यानी आपको माफ करिए लगभग 200, और 200 क्वेश्चन आप मान चलिए कि आपको पूरा करना है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, वीडियो को पूरा देखना है। आपको भरोसा रख के जाइए कि आपके एग्जाम में 10 प्रश्न साइटोलॉजी से आएंगे और सारे प्रश्न यहाँ से मिलेंगे, इस बात का आप भरोसा करके जाइएगा। पेपर बाद आप कमेंट करके हमें बताइएगा, पेपर से पहले कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। पेपर के बाद विद प्रूफ हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ से प्रश्न आपके पूछे गए, एग्जाम पॉइंट से कितने आए हैं, कितने हमारे एनसीईआरटी से आए हैं, कितने आपके जो हैं यहाँ से आए हैं। इस मैराथन श्रृंखला से हमने जिसमें एनिमल किंगडम आपको पूरा करा दिया है, लगभग हम 300 प्रश्नों पे आपको कराए थे 2 वीडियो में, और उसके बाद हमने आपको जो है आज आपको करा रहे हैं यहाँ पे इसका अभ्यास, और इसके बाद हम लोग फिर कराएंगे आगे आपका जेनेटिक्स का अभ्यास। जेनेटिक्स के बाद हम आपको अभ्यास कराने वाले हैं एनिमल फिजियोलॉजी का पूरा, और पूरे एनिमल फिजियोलॉजी का एक एक पार्ट कंप्लीट कराने के बाद फिर से हम एनिमल किंगडम का पूरा कराएंगे। फिर उसके बाद हम बॉटनी का सेशन आपको कराएंगे, लेकिन शर्त यह है कि वीडियो में कम से कम आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए, अपने स्टेटस पे लगाइए, अपने मित्रों को बताइए कि ये क्लास आपके परीक्षा के ओरिएंटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है, और आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न 110% आने वाला है, इस बात का हमें भरोसा है। और पेपर दे के आप निकलेंगे तो आप भी इस पे सहमति अपनी जताएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पे है कि अंतस्थ सेंट्रोमियर जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, यानी टर्मिनल सेंट्रोमियर्स आर फाउंड इन द व्हिच टाइप ऑफ द क्रोमोसोम, तो आप कहेंगे ऐसा किस में होता, तो ऐसा होता है टीलोसेंट्रिक में। और ये राजस्थान में देखिए पूछा गया प्रश्न है, पीसीएस में ही पूछा गया, राजस्थान पीसीएस लेक्चरर में 2018 में, बहुत दिन पुराना भी नहीं है, 1-2 साल पुराना, इसके पहले जो वैकेंसी हुई थी उसी में पूछा गया प्रश्न है। ऐसे क्रोमोसोम जिनके अंतस्थ सिरे पर सेंट्रोमियर उपस्थित होते हैं उन्हें हम लोग टीलोसेंट्रिक कहते हैं, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा आपका टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अगला प्रश्न आपका आपके स्क्रीन पे न्यूक्लियोलर संगठन क्षेत्र यानी NOR गुणसूत्र का संकीर्णन है, यानी न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन रीजन इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोम प्राइमरी, सेकेंडरी, सेंट्रोमियर एंड नन ऑफ दीज, तो सही आंसर हो जाएगा सेकेंडरी। एक ही कोशिका के विभिन्न जोड़ियों के गुणसूत्रों में सेंट्रोमियर की स्थिति समान नहीं होती। इस लक्षण के आधार पर गुणसूत्रों की 4 प्रमुख श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी होती है मेटासेंट्रिक, इनमें सेंट्रोमियर गुणसूत्र के लगभग मध्य में पाया जाता है। दूसरी कंडीशन होती है सब मेटासेंट्रिक, इसमें सेंट्रोमियर गुणसूत्र के एक छोर की ओर मध्य में पाया जाता है। एक्रोसेंट्रिक, इसमें गुणसूत्र छोर के निकट की तरफ पाया जाता है। और लास्ट है टीलोसेंट्रिक, जिसमें जो गुणसूत्र होता है यानी जो भुजाएं होती हैं टीलोसेंट्रिक, इसमें कह रहा है कि टीलोसेंट्रिक जो होता है इसमें सेंट्रोमियर गुणसूत्र के एक छोर पर होता है। प्राकृतिक रूप से इस प्रकार के गुणसूत्र दुर्लभ रूप से पाए जाते हैं। कौन? टीलोसेंट्रिक। जिन गुणसूत्रों की भुजाएं असमान भुजाएं होती हैं उनमें लंबी भुजाओं को क्यू भुजाएं, याद रखिएगा, लंबी भुजाओं को क्यू भुजाएं, और जो छोटी भुजाएं होती हैं उसे पी भुजाएं कहा जाता है। किसी किसी जोड़ी में गुणसूत्रों दोनों युगल क्रोमेटिस के एक छोर के निकट द्वितीयक संकीर्ण होते हैं। इससे संकीर्णन से शीर्ष भाग पर सैटेलाइट कहते हैं। द्वितीयक संकीर्णन में प्राय एक जीन्स पाए जाते हैं जो राइबोसोमल आरएनए के लिप्यंतरण द्वारा केंद्रिका के निर्माण में करते हैं। इसीलिए इस संकीर्णन को न्यूक्लियोलर
संगठन क्षेत्र NOR कहा जाता है? जब एक गुणसूत्र में सेंट्रोमियर की स्थिति इसके मध्य भाग में होती है तो ऐसे गुणसूत्र कहलाते हैं। जब एक गुणसूत्र सेंट्रोमियर के मध्य स्थिति में होते हैं तो ऐसे गुणसूत्र कहलाते हैं। ऐसे गुणसूत्र एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, एसेंट्रिक या टीलोसेंट्रिक। When the position of chromosome centromere, when the position of centromere in a chromosome is in the middle part, the chromosome is termed as, उसे कहते हैं मेटासेंट्रिक। क्या कहते हैं? मेटासेंट्रिक कहा जाता है। राजस्थान पीसीएस में पूछा गया प्रश्न। प्रकार के गुणसूत्र दुर्लभ होते हैं। सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। तो टीलोसेंट्रिक आपका सही आंसर हो जाएगा। ये दुर्लभ आकार के दुर्लभ रूप से पाए जाते हैं, सब में नहीं पाए जाते। गाल्जी काय का मुख्य कार्य क्या होता है? गाल्जी काय का मुख्य कार्य होता है, गाल्जी काय का जो मुख्य कार्य है, प्रकाश पर निर्भर प्रकाश संश्लेषण नहीं, इलेक्ट्रॉन का परिवहन नहीं, प्रोटीन और शर्करा को जोड़ना आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रोटीन और शर्करा को जोड़ना। लिंकेज ऑफ द प्रोटीन एंड शुगर इज द मेजर वर्क ऑफ द गाल्जी बॉडी। आगे आ जाते हैं। पीएचडी में पूछा गया प्रश्न है। गाल्जी बॉडी को गाल्जी कॉम्प्लेक्स या गाल्जी उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम इसकी खोज कैमिलो गाल्जी नामक साइंटिस्ट ने 1898 ईस्वी में किया था। इसे लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। कह रहा है कि गाल्जी कॉम्प्लेक्स को लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है, चूंकि लाइपोकॉन्ड्रिया गाल्जी बॉडी का दूसरा नाम है। और गाल्जी बॉडी को कैमिलो गाल्जी नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले 1898 ईस्वी में खोजा था। पौधों में इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। 3 नाम हो गए, लाइपोकॉन्ड्रिया, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, डिक्टियोसोम। पौधों में डिक्टियोसोम कहा जाता है। ये जीवाणुओं नीली हरी शैवालों में नहीं पाए जाते। इनके आकार चपटे और मुड़ी हुई थैलियों के रूप में सिस्टर्नी का समूह बनाते हैं। सिस्टर्नी गाल्जी कॉम्प्लेक्स की क्रियात्मक इकाई है, जो कि आपका प्रश्न है। तो पूछ रहा है कौन आपका जो एक क्रियात्मक इकाई है, तो आप कहेंगे सिस्टर्नी गाल्जी कॉम्प्लेक्स की क्रियात्मक इकाई के रूप में कार्य करता है। आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन एक गाल्जी एपरेटस के में क्रियागत इकाई है? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द गाल्जी कॉम्प्लेक्स। अभी आपने सुना कि गाल्जी कॉम्प्लेक्स में जो फंक्शनल इकाई होता है, यानी जो यहाँ पे यूनिट है, वर्किंग यूनिट है, तो उसका नाम क्या है क्रियात्मक इकाई का? तो उसका नाम होता है सिस्टर्नी। यानी आंसर नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पे। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा कोशिकांग डिक्टियोसोम नाम से भी जाना जाता है? किसको हम डिक्टियोसोम नाम से भी जानते हैं? तो उसका नाम होता है राइबोसोम, पैराक्सीसोम, लाइसोसोम या गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी को हम लोग 3 नाम से जानते हैं, लाइपोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम जब प्लांट में गाल्जी बॉडी पाया जाता है तो उसे डिक्टियोसोम कहते हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। काजमेटा यानी द टू ऑब्जर्वेशन ऑफ काजमेटा इन द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेज ऑफ मियासिस। कह रहा काजमेटा को देखने के लिए अर्धसूत्री विभाजन। एक सेकेंड रुके रहिए, मैं पहुंच रहा हूं। आपका एक कट गया है। हाँ, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा, घबराइए मत, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं आपको वहाँ पहुँचा रहा हूँ जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे। तो ये आपका हिस्सा है, यही प्रश्न शायद पढ़ रहे थे, यही डिक्टियोसोम वाला पढ़ रहे थे, तो यही वाली बात हो रही थी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 था। तो कह रहा है कि विच ऑर्गेनाइज द डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम किसे कहते हैं? प्लांट बॉडी में पाए जाने वाले क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम कहा जाता है। तो गाल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम कहा जाता है। किसको? गाल्जी बॉडी को। काजमेटा को देखने के लिए अर्धसूत्री विभाजन में उपयुक्त अवस्था कौन सी होती है? तो आपको ये बताना है। टू ऑब्जर्व द काजमेटा द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेट ऑफ मियासिस। मियासिस के किस स्टेज में काजमेटा को देखा जा सकता है? तो आप कहेंगे डिप्लोटीन स्टेज में। किस में देखा जाता है? डिप्लोटीन स्टेज में देखा जाता है। पीएचडी में पूछा गया प्रश्न है, अब यहाँ पे ध्यान से पढ़िए। डिप्लोटीन अवस्था की शुरुआत सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के विघटन से पहचान से आती है। इसमें समजात गुणसूत्र एक दूसरे से प्रतिकर्षित करने लगते हैं।
परंतु कुछ बिंदुओं पर ये जुड़े रहते हैं। इसके फलस्वरूप काजमेटा दिखाई देने लगते हैं। प्रतिकर्षण के कारण यक्ष सामान्य समान संरचना काजमेटा यक्ष के समान संरचना काजमेटा में यानी यक्ष के समान संरचना काजमेटा के जिप में खुलने लगती है और इसे सीमांतीकरण यानी टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। और इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, काजमेटा फॉर्मेशन कहा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज में काजमेटा का कारण क्या है? इन प्रोफेज ऑफ द मियासिस काजमेटा आर ड्यू टू। अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज में काजमेटा का कारण क्या होता है? उत्परिवर्तन, क्रॉसिंग ओवर, ट्रांसलोकेशन और इन्वर्सन। तो आपका सही आंसर आपको बताना है। अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज में काजमेटा का कारण क्या है? तो आप कहेंगे प्रोफेज में काजमेटा का कारण क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। तो सही आंसर कौन हो जाएगा? क्रॉसिंग ओवर। अर्ध गुणसूत्र जो विभाजित किंतु अपृथक सूत्र केंद्र द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं कहलाते हैं सहोदर अर्ध गुणसूत्र, समजात अर्ध गुणसूत्र, युगली या एलील। यानी क्रोमेटिड्स ज्वाइंट टुगेदर बाय द डुप्लीकेटेड बट अनसेपरेटेड सेंट्रोमियर्स आर कॉल्ड। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाता है। एक सिस्टर क्रोमेटिड्स एक गुणसूत्र के डीएनए प्रतिकृति द्वारा गठित समान प्रतियों के संदर्भित करता है जिससे दोनों प्रतियां एक सामान्य सेंट्रोमियर द्वारा एक साथ जुड़ी रहती हैं। कोशिका विभाजन के दौरान ये एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और प्रत्येक पुत्री कोशिका को गुणसूत्र की एक प्रति प्राप्त होती है। किस चरण में, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, किस चरण में सेंट्रोमियर दो में विभाजित हो जाता है? इन विच स्टेट डज सेंट्रोमियर्स डिवाइडेड इनटू टू। सेंट्रोमियर दो भागों में बंट जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। प्रश्न की व्याख्या आप पढ़ेंगे तो वहां पे सही आंसर आपको मिलेगा। सेंट्रोमियर वह बिंदु है जहां से अर्ध गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्र यानी एक गुणसूत्र के दो भाग आपस में जुड़े रहते हैं। कोशिका विभाजन के समय अर्धसूत्री विभाजन में एनाफेज द्वितीय जबकि सूत्री विभाजन में एनाफेज अवस्था में सेंट्रोमियर दो भागों में बंट जाता है तथा अर्ध गुणसूत्र कोशिका के दो ध्रुवों पर चले जाते हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं रखा गया था, इसलिए कोई भी आंसर यहाँ पे सही नहीं। अर्धसूत्रण के प्रोफेज फर्स्ट में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? अर्धसूत्रण के प्रोफेज फर्स्ट में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? गुणसूत्रों का संघनन यानी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, समजातों का युग्मनन, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस, काजमेटा फॉर्मेशन यानी काजमेटा फॉर्मेशन, और बी संयोजन जिसका अर्थ होता है बी संयोजन को हम लोग कहते हैं सेग्रीगेशन। तो सही आंसर हो जाएगा सेग्रीगेशन नहीं पाया जाता, यानी यहाँ पे अर्धसूत्र सेग्रीगेशन किससे संबंधित है? मेंडल के लॉ से। मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड लॉ है, तो मोनोहाइब्रिड लॉ में दो पार्ट है, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा पार्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को पृथक्करण का नियम भी कहते हैं, शुद्धता का नियम कहते हैं, और लॉ ऑफ डोमिनेंस को जो है प्रभाविता का नियम कहा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन सदैव जनन कोशिकाओं के दुगुणित कोशिकाओं में होता है। इस विभाजन के फलस्वरूप 4 अगुणित कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। यह विभाजन 2 चरणों में पूर्ण होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, इस विभाजन के फलस्वरूप 2 अगुणित कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की आधी हो जाती है। इसे कई प्रावस्था जैसे कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस में विभाजित होती है। अर्धसूत्री द्वितीय, इसमें गुणसूत्रों के अर्ध गुणसूत्रों का बंटवारा होता है। यह विभाजन सम विभाजन यानी होमोटाइपिक होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट अवस्था को लेप्टोटीन प्रावस्था यानी गुणसूत्रों का संघनन, जाइगोटीन प्रावस्था में समजात गुणसूत्रों का युग्मन, डिप्लोटीन प्रावस्था में जीन विनिमय का स्थान में परिवर्तन तथा काजमेटा का निर्माण होता है।
समजात गुणसूत्रों में विसंयोजन यानी एनाफेजियन इस अवस्था नहीं पाई जाती है। अगुणित डीएनए के संदर्भ सहित अर्थों में आती है। अगुणित डीएनए के संदर्भ सही अर्थों में आती है किसमें? तो आप कहेंगे एनाफेज में। किसमें आती है? एनाफेज में आती है। तो एनाफेज आपका सही आंसर हो जाएगा। किसमें आती है? एनाफेज द्वितीय में। एनाफेज द्वितीय अवस्था के दौरान गुणसूत्र बिंदु, एनाफेज द्वितीय अवस्था के दौरान गुणसूत्र बिंदु अलग हो जाते हैं और इनसे जुड़े संतत अर्ध गुणसूत्र कोशिका के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। इन्हें अब संतत गुणसूत्र कहते हैं। इस प्रकार कोशिका विभाजन की इस अवस्था में अगुणित डीएनए का संदर्भ सही अर्थों में प्रदर्शित होता है। सही अर्थों में क्या होता है? प्रदर्शित होता है। आगे आ जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, गुणसूत्र का आकार भली भांत देखा जा सकता है। तो गुणसूत्र का आकार भली भांत देखा जा सकता है। आपको स्ट्रक्चर सही नहीं दिख रहा होगा, हम बता देते हैं। गुणसूत्र का आकार सही प्रकार से देखा जा सकता है किसमें? तो मेटाफेज स्टेज में देखा जा सकता है। अगला दिया गया, कौन सी अवस्था स्टेज अधिकतम समय अधिक होती है? अधिकतम समय अधिक होती है कौन सी स्टेज? व्हिच स्टेज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द माइटोसिस? माइटोसिस में कौन सी अवस्था आपकी लॉन्गेस्ट फेज को रिकवर करती है? तो एक मात्र कोशिका यानी मदर सेल की संतत कोशिकाओं के निर्माण को कोशा निर्माण अथवा कोशा विभाजन कहते हैं। सूत्री विभाजन सभी प्रकार की कायिक कोशिकाओं में, जबकि अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। ये विभाजन कई अवस्थाओं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में बंटे होते हैं, जिससे प्रोफेज अधिकतम समयावधि की होती है। निम्नलिखित में से अर्धसूत्री विभाजन का सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित में से अर्धसूत्री विभाजन का सही क्रम कौन सा है? तो आप जान लीजिए, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। याद रखिए, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, LJPDD। ठीक, LJPDD यानी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। यही आपका सीक्वेंस सही है। तो पहला ही आंसर आपका सही हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन की खोज, पहला प्रश्न तो यही आपको मिल गया। फार्मर तथा मुरे नामक साइंटिस्ट ने किया था। इन्होंने 1897 में इसके बारे में व्याख्या की थी यानी बताया था। वर्ष 1905 में इन्होंने ही अर्धसूत्री विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन शब्द दिया। अर्धसूत्री विभाजन जनक कोशिकाओं में पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन किसमें पाया जाता है? जनक कोशिकाओं में पाया जाता है। यानी जो कोशिकाएं कैसी होती हैं? जनक कोशिकाएं होती हैं, उनमें अर्धसूत्री विभाजन देखा जाता है, या कह दीजिए तो पाया जाता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन उसी में पाया जाता है। अगला प्रश्न, किसमें? जनन कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट में 5 उप अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? तो उनको व्यवस्थित करना मैं आपको फिर से बता दूं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो ये याद रखिए और यही याद करके आप उन व्यवस्थाओं, चाहे वो इस तरह से अरेंज करने को दे दे, चाहे अरेंज करके दे दे, आपको सही गलत पूछे तो आप उसे व्यवस्थित कर सकते हैं। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम अर्धसूत्री विभाजन किसने खोजा था? तो फार्मर और मुरे ने खोजा था। पीएचडी 2010 में पूछा गया प्रश्न आपके सामने। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस कोड को में से सही कोड को चुनिए जो अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज अवस्थाओं का सही क्रम है? तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो क्रम से देखिए, लेप्टोटीन बी वाला यानी आपका बी वाला होना चाहिए। उसके बाद आपका लेप्टोटीन, जाइगोटीन तो है ही नहीं, तो उसके बाद होगा पैकेटीन मतलब डी, तो बी डी ऑप्शन नंबर बी में है। और उसके बाद डिप्लोटीन आएगा, फिर डाइकाइनेसिस मतलब ए और सी। तो सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, डिप्लोटीन संबंधित है। डिप्लोटीन किससे संबंधित है? तो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम से संबंधित है। डिप्लोटीन दोनों से संबंधित है, अर्धसूत्री और समसूत्री, तो दोनों से संबंधित होगा। तो आप कहेंगे बी और सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के जो पार्ट होते हैं प्रोफेज,
और ये देखिए सॉरी, डिप्लोटीन जो है किसमें पाया जाता है, प्रोफेज में पाया जाता है, तो प्रोफेज से भी संबंधित है अर्धसूत्री विभाजन से, अर्थात बी और सी दोनों से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों की जोड़ी बनती है, यानी जो होमोलॉगस पेयर होते हैं उनकी जोड़ी कैसे बनती है आपको बताना, लेप्टोटीन में, जाइगोटीन में, पैकिटीन में या डिप्लोटीन में। तो सही आंसर होता है जाइगोटीन में, जो है इनका जोड़ा बन जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोटीन। अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों की जोड़ी प्रोफेज फर्स्ट अवस्था के दौरान जाइगोटीन प्रावस्था में बनती है। समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनाने के लिए सिनेप्सिस कहलाती तथा समजात गुणसूत्रों के जोड़े बाइवैलेंट कहलाते हैं। समजात गुणसूत्रों के मध्य संयुक्त सूत्र युग्म या सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। इसके पश्चात पैकिटीन अवस्था में समजात गुणसूत्रों के खंडों की अदला बदली हो जाती है, जिसे जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण में जीन विनिमय होता है। अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण में जीन विनिमय होता है, तो आप कहेंगे पैचिटीन स्टेज में जीन का विनिमय होता है, और पैचिटीन को हिंदी में कहते हैं स्थूलपट्ट अवस्था के अंतर्गत। अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में सिनेप्सिस होता है। अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में सिनेप्सिस होता है आपको ये बताना है, लेप्टोटीन, पैकिटीन, जाइगोटीन और मेटाफेज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जाइगोटीन। संयुक्त सूत्र युग्म अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में पाया जाता है। संयुक्त सूत्र युग्म अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में पाया जाता है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज फाउंड इन विच स्टेज ऑफ द मियासिस। तो ये पाया जाता है आपको जाइगोटीन की प्रोफेज अवस्था में। जाइगोटीन की प्रोफेज फर्स्ट में पीएचडी बायोलॉजी में पूछा गया प्रश्न। आगे बढ़ जाते हैं, कह रहा अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होती। अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होती, तो प्रोफेज फर्स्ट, इंटरफेज, मेटाफेज। तो प्रोफेज फर्स्ट में जो है क्रॉसिंग ओवर की घटना देखने को मिलती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं और फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा कि अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट के पैकिटीन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर में दो समजात गुणसूत्रों के बीच खंडों की तथा इससे फलस्वरूप आनुवंशिक पदार्थों की अदला बदली होती है, जिससे डीएनए में नए संयोजन बनते हैं। इन्हें पुनः संयोजी डीएनए भी कहते हैं, यानी रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अंत में बनने वाली 4 संतत कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कोशिका की आधी हो जाती है। अर्धसूत्री और सूत्री विभाजन एक दूसरे से भिन्न है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में पहला ऑप्शन है समजात गुणसूत्र जोड़े बनते हैं, एकदम सही, और उनके भागों का आदान प्रदान होता है, एकदम सही है। गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती, बहुत सही है। निर्मित सभी केंद्रक समान नहीं होते, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर की श्रेणी में जाता है। ठीक, आगे आ जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन किस में पाया जाता है आपको ये बताना है। तो अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है सभी जनक कोशिकाओं में। किस में पाया जाता है, सभी जनक कोशिकाओं में, यानी ऑल जर्म सेल में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया प्रायः सभी जनक कोशिकाओं में होती है, यानी जर्म सेल में होती है, क्यों कायिक कोशिकाओं में यह अभाव होता है। कायिक कोशिकाओं में सूत्री विभाजन पाया जाता है। कायिक कोशिकाओं में कौन पाया जाता है, सूत्री विभाजन पाए जाते हैं। कायिक कोशिकाओं में कौन पाए जाते हैं, सूत्री विभाजन पाए जाते हैं। और यह सूत्री विभाजन कैसा होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। एसिटोकारामिन
एसिटोकार्मीन का इस्तेमाल किस विभेद को जानने के लिए किया जाता है, यानी किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? एसिटोकार्मीन इज यूज्ड द डिफरेंशिएट बिटवीन, किसको अलग करने के लिए किया जाता है आपको बताना है। कौन सी चीज़ अलग करने के लिए आप करेंगे, तो आप कहेंगे यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन को अलग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे एसिटोकार्मीन का उपयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं, तो इसका उपयोग किया जाता है यहाँ पे एस्टोकारामीन या हिस्टोक्रोमेटिन को समझने के लिए। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, पादप के किस भाग में अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन किया जा सकता है, तो पादप के किस भाग में ऐसा किया जा सकता है, तो आप कहेंगे पुष्प की कली में। कहाँ किया जाता है, पुष्प की कली में। आगे आएंगे तो मियासिस के दौरान, मियासिस जब यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या उतनी ही रहती है, क्रोमोसोम की संख्या 1/8 हो जाती है, क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, और तो कहेंगे आप कि रिडक्शनल डिवीजन का नाम ही है, तो आपका क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन गुणसूत्र की संख्या को करता है, अर्धसूत्री विभाजन गुणसूत्र की संख्या को करता है 1/4, दुहाई, या आप कहेंगे आधा। कितना कर देता, आधा कर देता, इसीलिए तो नाम रखा अर्ध। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे देखिए दे रहा है कि समसूत्री कोशिका में गुणसूत्री केंद्र के विभाजनों की संख्या क्रमशः होती है 1/1, 1 या 2, 2 या 2 या 2 या 1। तो सही आंसर हो जाएगा 1 and 1। कितना होती है, 1 and 1। राजस्थान में पूछा गया प्रश्न है। समसूत्री विभाजन में एक गुणसूत्री विभाजन तथा एक केंद्रीय विभाजन होता है। सूत्री विभाजन की किस स्टेज में, सूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं, तो आपको बताना है टीलोफेज में ये अपनी पहचान को क्या करते हैं, खो देते हैं। सूत्री विभाजन माइटोसिस की खोज फ्लेमिंग ने 1892 में की थी। इसके 4 प्रमुख अवस्थाएं क्रमशः प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एवं टीलोफेज में बांटा गया है। प्रोफेज विभाजन की प्रथम अवस्था है, जबकि टीलोफेज अंतिम अवस्था है। टीलोफेज अवस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स निम्न की संरचना है, साइटोकाइनेसिस, काइमेटा फॉर्मेशन, और उसके बाद है गुणसूत्री विभाजन या आपका गुणसूत्री युग्म। तो सही आंसर हो जाएगा गुणसूत्री युग्म। कौन हो जाता है सही आंसर, गुणसूत्री युग्म आपका सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है पैकेटिन। यहाँ पे जीन विनिमय किसके मध्य में होता है, आपको बताना है। जीन विनिमय जो होता है वह होता है 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स और होमोलॉगस क्रोमोसोम के मध्य में होता है। जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर की घटना में एक गुणसूत्र के समजात जोड़े के 2 गैर सह क्रोमैटिड्स के बीच में कुछ खंडों की अदला बदली होती है, जिसके फलस्वरूप जीन पुनर्संयोजन होता है तथा विविधता आती है। यह घटना अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के प्रोफेज फर्स्ट के पैकेटिन अवस्था में पाई जाती है। समसूत्रण या अर्धसूत्रण शब्द किसकी उपस्थिति के संदर्भ में भिन्न होते हैं, तो कह रहा कौन सी ऐसी चीज होगी जिसके आधार पे दोनों अलग हो जाएंगे, भिन्न हो जाएंगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइवैलेंट स्टेज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो कथन असत्य है प्रोफेज के अंत में कोशिकाओं में काल्जी काय तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाए जाते हैं। कह रहा है सेंट्रोमीर की सतह पर स्थित तस्तरीनुमा संरचना काइनेटोकोर कहलाती है। या अगला प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया है, डायरेक्ट को इस पॉइंट में लिखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया, मेटाफेज प्लेट तर्क की मध्य रेखा का निर्माण करती है। क्रोमोसोम का विदलन क्रोमैटिड्स के पृथक्करण कारण के कारण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो कह रहा है कौन सा यहाँ पे गलत है। क्रोमोसोम स्प्लिटिंग ऑफ द सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स अकर ऑफ द टीलोफेज। और इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है किसमें, समसूत्री विभाजन होता है अर्धगुणित कोशिका में, द्विगुणित कोशिका में, दोनों अर्धगुणित और द्विगुणित कोशिका में,
या दुगड़ित दैहिक कोशिका में? तो सही आंसर हो जाएगा दुगड़ित कोशिका में। बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दोनों में समसूत्री विभाजन पाया जाता है, माइटोटिक डेवलपमेंट पाया जाता है। एक कोशिका के विभाजन के बाद भी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या समान रहती। नए सिरे के माइटोकॉन्ड्रिया का संश्लेषण, माइटोकॉन्ड्रिया का कई टुकड़ों में टूट जाना, निषेचन के कारण समान समय संख्या में समान बनी रहती है। और ये सभी कुछ कारण हैं जिससे हम लोग आज इस वीडियो में हमने कितने पढ़े, 55 क्वेश्चन पढ़े। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको अगले वीडियो में मिलेगा, अगले पार्ट में मिलेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और क्लास में किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।